नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। सचिव संजय उपाध्याय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं ये, जिनको गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश टीईटी का पेपर लीक हुआ था और इस मामले में संजय उपाध्याय पर लापरवाही का आरोप लगा, जिसके बाद नोएडा एसटीएफ ने इनसे पूछताछ की और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। सचिव संजय उपाध्याय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी है ये। उत्तर प्रदेश टीईटी का पेपर लीक हुआ था, जिस मामले में संजय उपाध्याय पर लापरवाही का आरोप है। टीईटी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख अपनाने के बाद पुलिस की तरफ से भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस बीच कल देर शाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को सस्पेंड करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय उपाध्याय पर गोपनीयता के मानकों की अनदेखी करने के साथ साथ घोर लापरवाही करने का आरोप है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने नई दिल्ली से उस प्रिंटिंग प्रेस के निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ऊपर पेपरों को छापने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वहां पर भी जबरदस्त गड़बड़ी की गई। इस पूरे मामले को लेकर अब तक 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की तह में जाने के लिए पुलिस कुछ और गिरफ्तारियां भी कर सकती है। लखनऊ। तो टीईटी पेपर लीक मामले में सरकार के तेवर सख्त है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि टीईटी परीक्षा व्यवस्था ना संभाल पाने की वजह से सचिव पर कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसटीएफ लगातार एक्शन में है। एसटीएफ ने दिल्ली के ओखला से प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम राय अनूप प्रसाद बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आरोपी गोरखपुर का रहने वाला है। एसटीएफ ने सूरजपुर थाने में आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया है। बता दें कि पेपर लीक केस में अब तक 33 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की देखरेख में होती है और निश्चित रूप से उनको उसका चुस्त दुरुस्त पर्यवेक्षण करना चाहिए था, और जो ये हुआ है उसमें उनकी भी लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। इसलिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। शेष पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह बात पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। वहीं उन्नाव पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने टेस्ट पेपर लीक मामले में बड़े सवाल खड़े किए हैं। ऐसे लीक नहीं हुआ है। वो जो सेंटर के जो मालिक हैं, जहां सेंटर लगे हुए हैं, वो सरकारी तंत्र के लोग जुड़े हुए, उन्होंने पेपर लीक कराया क्योंकि वो अपने चहेते लोगों को नौकरी दिलाना चाहते और एक मोटी रकम भी उसके एवज में लेना चाहते हैं। मेरे पे उसके और टेस्ट पेपर लीक मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने सरकार पर सवाल खड़े किए। और हम आपको बताते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी एक अहम खबर इस वक्त आ रही है। सुगम दर्शन प्रणाली को लेकर हाई कोर्ट का फैसला आया है। सिस्टम को चुनौती देने की याचिका खारिज कर दी गई है। न्यासी बोर्ड को फैसले का अधिकार है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई, जहां पर अहम खबर सुगम दर्शन प्रणाली को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है। सिस्टम को चुनौती देने की याचिका जो थी वो लगाई गई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यासी बोर्ड को फैसले का अधिकार है, हाईकोर्ट ने ये कह दिया है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी अहम खबर हम आपको बता दें, सुगम दर्शन प्रणाली को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आ गया। इस पर बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये क्या पूरा मामला था? किस याचिका के साथ याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गया था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और इसमें जो यहाँ पर न्यासी बोर्ड है उसने सुगम दर्शन के लिए एक व्यवस्था दी थी कि कुछ धनराशि लेकर लोगों को सुगम दर्शन, या जिसको वीआईपी दर्शन कहते हैं, वो कराया जा सकता है। और इस मामले में एक छात्र है गजेंद्र सिंह यादव, उनकी तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई थी और जनहित याचिका में इस फैसले को चुनौती दी गई थी न्यासी बोर्ड के, और कहा गया था कि ये गलत तरीका है और इससे दूसरे के अधिकारों का हनन होता है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन बताया गया था। और ये कहा गया था कि ये पूरी तरह से गलत है और पैसों के भुगतान के आधार पर वीआईपी कल्चर को ये बढ़ावा देने वाला मामला है और ये आम श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव करने वाला है।
लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना और कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि न्यासी बोर्ड जो मंदिर का है उसे कोई भी फैसला लेने का अधिकार है और इस मामले में किसी तरह से दखल नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि न्यासी बोर्ड का जो निर्णय है वो न्यायिक पुनर्विचार के दायरे में नहीं आता है। यूपी सरकार और मंदिर समिति ने इस मामले में दलील दी थी कि सुगम दर्शन योजना किसी को रोकने या उसकी पूजा पद्धति में रुकावट पैदा करने के लिए नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और PIL को खारिज कर दिया है। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जी हां, यात्रा से विजय का रास्ता। बीजेपी पूरे प्रदेश में 6 बड़ी यात्राएं निकालने जा रही है और सभी 403 विधानसभा सीटों पर यह यात्रा निकलेगी। सीएम योगी खुद यात्रा की अगुवाई करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी बीजेपी की यात्रा की अगुवाई करेंगे। बीजेपी के बड़े नेता यात्रा को लीड करेंगे। अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रिज, पश्चिम और बुंदेलखंड में ये यात्राएं निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाएंगी। पहली यात्रा 7 दिसंबर से शुरू हो सकती है। और आज से अखिलेश यादव 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे। एसपी अध्यक्ष इस दौरान बुंदेलखंड में विजय यात्रा के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। विजय रथ यात्रा आज बांदा और महोबा में रहेगी और फिर अगले 2 दिन ललितपुर में और झांसी में, यानी कुल 4 जिलों में विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी और अखिलेश यादव इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 5वीं विजय रथ यात्रा के तहत बांदा से अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 4 यात्राएं और की है। पूर्वांचल से लेकर के तमाम जिलों को उन्होंने छाना है। आप साफ तौर से देखें तो तैयारियां यहां पर हो रही हैं उनके आने की। 11:40 का वक्त तय किया गया है जब वो बांदा पहुंचेंगे। बांदा की जो हवाई पट्टी है वहां से सीधे ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का मैदान है, यहाँ पर आकर के वो जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ से लेकर के महोबा तक उनकी यात्रा रथ के जरिए से होगी। बांदा से महोबा की कुल दूरी 60 किलोमीटर बताई जा रही है। इस दौरान सघन जनसंपर्क के अलावा वो लोगों से मुलाकात करेंगे और जगह जगह छोटी छोटी जनसभाओं को भी वो संबोधित करेंगे। देर शाम में वो बांदा से महोबा पहुंचेंगे और महोबा में भी एक जनसभा है, यानी कि एक जनसभा बांदा में और दूसरी महोबा में। इस बीच में जनसंपर्क सघन होगा और रात विश्राम भी अखिलेश यादव महोबा में ही करने वाले हैं। कल के दिन वो ललितपुर में रहेंगे, जबकि परसों झांसी का सघन दौरा करेंगे। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 बांदा। और सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। अयोध्या में सीएम महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे। सीएम 11 से 12 बजे के बीच अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो आज सीएम का अयोध्या दौरा है और बताया जा रहा है कि इस अयोध्या के दौरे के दौरान कई ऐसे बातें हैं जो आज सीएम इसमें शामिल हो सकते हैं। खास तौर पर जो सीएम है वो विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ में पूर्णाहुति के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम 11 से 12 बजे बताया जा रहा है कि अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। तो आज एक कार्यक्रम है अयोध्या में, सीएम महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर सीएम विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच में सीएम अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो सीएम का दौरा है अयोध्या का और यहां पर उनके कार्यक्रम है। सीएम महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए निमेश इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, आज योगी जी का कार्यक्रम है, वहां पर महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ जाने वाले हैं। किस तरह की तैयारी इसको लेकर और कब तक पहुंच जाएंगे वहां पर मुख्यमंत्री? जी, आज अयोध्या में मुख्यमंत्री का आयोजन है, आगमन है। 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री महर्षि विद्यापीठ यहीं पर मौजूद होंगे और यहाँ पर श्री विष्णु के महायज्ञ के समापन के अवसर पर शिरकत करेंगे। इसके लिए बड़ी वेदी बनकर तैयार है, जहाँ पर प्रयागराज, बनारस से 101 वैदिक ब्राह्मण मौजूद हैं और जो वैदिक ऋचाओं के साथ, वेद की ऋचाओं के साथ पारायण कराएंगे, इस महायज्ञ का समापन कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के आयोजक, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, बताऊँगा कि किस तरीके का कार्यक्रम है, यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ हैं।
ये श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन हमने 17 नवंबर से 27 नवंबर तक नोएडा में किया था। उसी कार्यक्रम के समापन के लिए हम अयोध्या आए हैं। एक हमारा संकल्प था, संस्थान का, महर्षि संस्थान का संकल्प था कि हम लोग अयोध्या में इसका समापन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहमति भी दी थी, तो इसलिए वो कार्यक्रम हम आज यहाँ समापन कर रहे हैं। एक सबसे अहम होगा कि कैसा महायज्ञ है और इस महायज्ञ का क्या उद्देश्य है, किस विष्णु के सर्व शांति अभियान के नाम से इस महायज्ञ का नाम दिया गया है, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप हो रहा है, तो क्या है ये? यज्ञ हमेशा से हमारे वैदिक रीति रिवाजों में यज्ञ का अपना एक अलग महत्व है। यज्ञ हमेशा से पर्यावरण के लिए किए जाते हैं, समाज की रक्षा के लिए किए जाते हैं, शांति के लिए किए जाते हैं, विकास के लिए किए जाते हैं। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। 11 से 12 बजे तक वो अयोध्या पहुंचेंगे। आगे भी इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमिष, हमारे साथ छूटने के लिए। और कानपुर में मेट्रो का तोहफा मिलने वाला है। जनवरी में आम लोगों के लिए मेट्रो ट्रेन शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी क्रम में आज तीसरी मेट्रो ट्रेन कानपुर पहुंच गई है। 2 दिसंबर को चौथी ट्रेन गुजरने से कानपुर के लिए रवाना हो जाएगी। दिसंबर माह के अंत तक 6 ट्रेनें कानपुर मेट्रो में शामिल हो जाएंगी। फिलहाल IIT से मोती झील के बीच 6 मेट्रो ट्रेन सवारियां लाने और छोड़ने का काम करती हैं। ये सभी ट्रेनें गुजरात के सावली फैक्ट्री में तैयार हो रही हैं। बता दें कि कानपुर में मेट्रो ट्रेन जल्द से जल्द प्रारंभ होने का समय नजदीक आ गया है। IIT से लेकर मोती झील तक ट्रैक और स्टेशनों के निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरण पर है। ट्रेनों का ट्रायल भी कई बार किया जा चुका है। और इस वक्त दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर किसान संगठनों का बैठक रद्द हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर होने वाली जो बैठक थी उसे रद्द कर दिया गया है। 40 किसान संगठनों की होने वाली थी ये बैठक। कृषि बिल वापसी के बाद ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी और इसी के बाद तय होता कि किसान अपने आंदोलन को किस ओर आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो बैठक होनी थी उसे रद्द कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। 40 किसान संगठनों की होने वाली बैठक रद्द हो गई है। कृषि बिल वापसी के बाद ये अहम बैठक मानी जा रही थी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। इससे पहले भारत सरकार बात करे, अभी कोई मोर्चा खत्म नहीं हुआ है। तो राकेश टिकैत ने इस तरह के बयान दिए, सुनिए जरा। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो MSP गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। 4 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग होगी स्कीम की। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और देवरिया से खबर है, जहां पर एक बार फिर बिजली विभाग का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। यहां पर एक उपभोक्ता ने वर्ष 2008 में अपने मकान का बिजली कनेक्शन कटवा दिया था, लेकिन विभाग के अफसरों ने 13 साल बाद उपभोक्ता के घर 86,000 रुपए के बिजली के बिल का नोटिस थमा दिया। उपभोक्ता लगातार शिकायत करता आ रहा है, लेकिन उसके बिजली बिल में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। जब इस मामले पर बिजली विभाग के अफसरों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो विभाग के अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण पर बिजली विभाग से बात करके पीड़ित उपभोक्ता की बिल को संशोधित करा दिया जाएगा। जी, उसका आया है 86,000 रुपये का नोटिस, जिसमें मैं विभाग में गया तो अधिकारियों ने कहा कि जांच का हवाला देकर हमको भेज दिया है और हम परेशान हैं। नहीं, आप ये प्रकरण हमारे संज्ञान में लाए हैं और आपने ये भी बताया है कि अधिशासी अभियंता जो शहरी जो हैं उनके क्षेत्र का मामला है। मैं अभी बिजली विभाग की समीक्षा करने ही निकल रहा हूँ, उसमें वहीं पे एक्सचेंज साहब से इसके बारे में तथ्य भी
ज्ञात कर लूँगा और उसके हिसाब से बिजली के बिल को संशोधित कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर महिला की हत्या कर दी गई। मायके वालों ने दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर ससुराल वालों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मायके वालों के तहरीर पर ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।